हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं जरूर तिवारी आपके बीच, और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के 50 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आप सबके साथ अपने क्लास के अंदर प्रेजेंट हूँ और आप ध्यान से समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन था ये फिजिक्स का था, प्रकाश चैप्टर का, और वो था कि परावर्तित किरण अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। आपको पता हो कि अभिलंब से जब कोई किरण गुजरती है तो वो सीधे निकलती है 0 डिग्री का कोण बनाते हुए। एक यहाँ पे 1 का B, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा और इसमें ऑप्शन थे 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 1 का B, 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। एक आसान सा ये प्रश्न था। इसके ऑप्शन थे 3, 4, 1 और 2। इसका सही उत्तर है 2 का D। तीसरा क्वेश्चन था आपतन कोण परावर्तन कोण से होता है। ऑप्शन था समान, बड़ा, छोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3 का A, समान। चौथा क्वेश्चन था आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा होती है। इसका ऑप्शन था उल्टी, बड़ी, छोटी, सीधी। इसका सही उत्तर है 4 का D, सीधी। पांचवा क्वेश्चन था गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। और इसका ऑप्शन था A वक्रता त्रिज्या, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा ध्रुव और चौथा प्रधान अक्ष। और इसका सही उत्तर है 5 का C, ध्रुव। छठा क्वेश्चन था अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत पर हो। यहां प्रतिबिंब की स्थिति को समझना है कि अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और इसका सही उत्तर है, पहला ऑप्शन था इसका ध्रुव पर, दूसरा फोकस पर, तीसरा अनंत पर, चौथा केंद्र पर। इसका सही उत्तर है B, फोकस पर, क्योंकि अनंत पर जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। सातवां क्वेश्चन था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। और इसमें ऑप्शन थे ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको याद हो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था उत्तल और अवतल दोनों दर्पण पर चिन्ह परिपाटी में कि फोकस दूरी होती किधर है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी इसका सही उत्तर होगा 7 का B, धनात्मक। आठवां क्वेश्चन था यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी हो, तो इसमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन था f बराबर 2r, दूसरा था r बराबर f/2, तीसरा था r बराबर 2f और चौथा था f बराबर r/2 माइनस r/2, यानी सिर्फ f बराबर 0। इसका सही उत्तर है 8 का C, r बराबर 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। 8 का C। आप ध्यान देंगे जरूर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन और चुन के इनको लाया गया है। 9वां क्वेश्चन था यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसके ठीक ऊपर यही क्वेश्चन था। तो अगर ये 36 सेमी है तो इसका सही उत्तर 18 सेमी होगा। ऑप्शन थे 54 सेमी, 72 सेमी, 18 सेमी, इनमें से कोई नहीं। 9 का C, 18 सेमी। 10वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। और इसका ऑप्शन था अवतल दर्पण, समांतर किरण पुंज। इसका ऑप्शन था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण में समांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है हमें, इसलिए 10 का इसका आंसर होगा A, अवतल दर्पण। 11वां क्वेश्चन था इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम है। अपवर्तनांक आप पढ़े होंगे, और नहीं तो हमारे वीडियो में जरूर पढ़िएगा प्रकाश के अपवर्तन में। अपवर्तनांक के माध्यम से हम लोग किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालते हैं। उसका सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और यहाँ पे जो ऑप्शन थे हमारे वो थे हवा, पानी, कांच, हीरा। चूंकि इन चारों में हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। यानी
इसका सही उत्तर होगा 11 का डी हीरा। 12वां क्वेश्चन था बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन थे 1.03, 1.33, 1.31 और 1.71। इसका सही उत्तर होगा 12 का सी 1.31। 13वां क्वेश्चन था उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु 2f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। चूंकि लेंस में दो फोकस होते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हमेशा दाईं ओर होता है, इसलिए अगर कोई वस्तु 2f1 पर होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 2f2 पर बनता है, जो ऑप्शन में नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं f1 अनंत पर, 2f1 पर, इनमें से कोई नहीं। और चूंकि 2f2 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका उत्तर हो जाए 13 का डी, इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में मीटर इनवर्स भी है और डायोप्टर भी है। तीसरा ऑप्शन हर्ट्ज था, चौथा ऑप्शन मीटर पे पावर 1 था। तो आपको बता दें कि मीटर इनवर्स ही ऐसा ही मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, डायोप्टर उसका मात्रक होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 14 का ए मीटर इनवर्स लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। 15वां क्वेश्चन था किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र यूज करते हैं F = 1/p, और यहां पे दिया हुआ है, हमको निकालना है इस क्वेश्चन में क्षमता। तो इसी को अगर हम एक और रूप में लिखें तो P = हो जाएगा 1/f, और P = जो 1/f होगा तो F है 25 सेमी। अब इसको आप मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें, और अगर हम इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा P बराबर 1/1/4 मीटर, P बराबर 4 पे पावर मीटर इनवर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी होती है प्लस में, इसलिए इसका आंसर आएगा P = 4 डायोप्टर, क्योंकि एक डायोप्टर इक्वल टू होता है मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, मीटर इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया डायोप्टर में, तो इसका आंसर हो जाएगा P = 4 डायोप्टर। यानी अगर किसी उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी 25 सेमी होती है तो उसकी क्षमता होगी 4 डायोप्टर। हमारे ऑप्शंस थे ए 4 डायोप्टर, दूसरा था 3 डायोप्टर, तीसरा था 2 डायोप्टर और चौथा था 1 डायोप्टर। तो चूंकि पहला ऑप्शन हमारा 4 डायोप्टर है और 4 डायोप्टर यहाँ आ भी रहा है, किया क्या गया 25 सेमी को कन्वर्ट किया गया मीटर में, यानी इसके लिए 100 से भाग दिया गया तो आया 1/4 मीटर, और जब इसको प्रोसेस में लाएंगे तो 1 के साथ गुना हो जाएगा सीधे 4, और चूंकि मीटर नीचे था जब वो मीटर ऊपर जाएगा गुना के रूप में तो हो जाएगा इनवर्स, और चूंकि मीटर इनवर्स का मतलब होता है 1 डायोप्टर, इसलिए P बराबर हो जाएगा 4 डायोप्टर। इसका सही आंसर है 15 का ए 4 डायोप्टर। 15वां क्वेश्चन था, 15 तो हो ही गया। 16वां क्वेश्चन था सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी इसका सही आंसर है 16 का ए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। 17वां किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप याद रखें कि चूंकि लेंस कॉन्केव है अवतल, इसमें फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसलिए जो भी इसका आंसर होगा वो माइनस में होगा, और चूंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/5 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा -5 डायोप्टर। इसका सही आंसर है 17 का डी -5 डायोप्टर। 18वां क्वेश्चन किसी माध्यम के अपवर्तनांक का क्या मान होगा। माध्यम का अपवर्तनांक होता है हमेशा sin I/sin R, यानी 18 का हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन था sin I/sin R, sin R/sin I, sin I + sin R, sin I - sin R। जो पहला ऑप्शन था sin I/sin R वो इसका आंसर होगा। 19वां यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। चूंकि आप ध्यान देंगे ये अगर कोई माध्यम है, मान लीजिए कांच है, यहाँ हवा है, अगर कोई किरण आपतित होती है 0 डिग्री पर, मतलब सीधा, अगर वो सीधा आपतित हो रही है तो अपवर्तित भी सीधा ही हो जाएगी। वो मुड़ती तब है जब वो तिरछी पड़ती है, यानी चूंकि ये लंबवत पड़ रही है
और इसी पे रिटर्न भी होना है इसको। यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होगा एक सरल रेखा पर वो 0 डिग्री का होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, और इसका 19 का बी सही होगा। 20वां क्वेश्चन था अवतल लेंस की क्षमता होती है। अभी जस्ट उसी क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था कुछ क्वेश्चन पहले। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा माइनस होती है, हमेशा, और इसलिए इसका आंसर होगा ऋणात्मक। ऑप्शन थे धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक यानी बी, 20 का बी। 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक वही होता है जहां ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, या ओ पर्सनली वो भी ऑक्सीकारक ही है। इसके ऑप्शन थे H2, CO, H2S, O2। 21 का सेंस होगा डी, O2, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। वो जब किसी तत्व के साथ या यौगिक के साथ मिलता है तो उस चीज को ऑक्सीकृत कर देता है। 22वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन थे मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला, मेथेन गैस। इसका सही आंसर है कोयला, सी, 22 का सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग आप सबके साथ बहुत तरह की बातें शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और इसका आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। हमारा प्रयास जारी है, आप लगातार जुड़े रहें। 23वां क्वेश्चन था जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन थे अभिकारक, प्रतिफल, गैस, रसायन। तो गैस और रसायन तो होगा नहीं। अब कंफ्यूजन है अभिकारक और प्रतिफल पर। तो प्रतिफल, याद रखिएगा कि प्रतिफल बोलते हैं किनको? प्रतिफल उन चीज़ों को बोलते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है। मान लीजिए कि O2 और C, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब भाग लेते हैं तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्रतिफल। जल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जल बनता है, तो जल हो गया प्रतिफल। लेकिन जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक। और चूंकि यहाँ सवाल है कि भाग लेकर नए पदार्थ जो बनाते हैं, तो जो पदार्थ भाग लेते हैं वही नए पदार्थ बनाते हैं, इसका मतलब अभिकारक होगा। तो इसका सेंस होगा 23 का ए, अभिकारक। 24वां क्वेश्चन मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो आप लोगों ने इसमें जरूर लगाया होगा ठीक कि ज्वाला के हमेशा 3 भाग होते हैं, यानी 24 का आंसर होगा सी। 25वां अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व से किस गैस का संयोग होता है? आप याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के साथ जब हाइड्रोजन गैस संयोग करती है तब अवकरण अभिक्रिया होती है। यानी इसके जो ऑप्शंस थे वो थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन और नाइट्रोजन, और इसका सही आंसर है 25 का बी, हाइड्रोजन। 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? आप लोगों को समीकरण संतुलित करने के लिए बताया गया होगा, या जो भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं अगर वो नहीं जानते हैं समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंस करना इक्वेशंस को, तो हमारा एक वीडियो सिर्फ इसी पे रहेगा आधारित। और आज चूंकि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ आज उतना टाइम स्पेंड कर नहीं सकते हैं, तो एक वीडियो हमारा इसी पे रहेगा। और आप इतना समझ लें कि जब दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या यानी उसके समान हो जाती है, किसी भी तत्व में जितने भी तत्व भाग लेते हैं अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह हमारा होता है समीकरण संतुलित। और यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस थे, लेकिन आप इतना जान लें कि इन ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन था हमारा NH4NO2, NH4NO2 और N2+2H2O, अगर आप इसको देखें तो इसमें टोटल
4 तत्व हैं, सॉरी 3 तत्व, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर हम राइट साइड देखें इसको तो नाइट्रोजन की संख्या है 2, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 4, इधर भी है 4, ऑक्सीजन है 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन है 2। यानी हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। इसका आंसर है 26 का बी। अगर कोई भी एक कम होता तो वो अनबैलेंस होता और फिर उसको संतुलित किया जाता है। एक वीडियो हमारा इसी पे रहेगा। तो इसका सही आंसर 26 का बी। 27वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड हैं? और आप याद रखें कि इसका जो ऑप्शन था वो था CO2, Na2O, SO2 और P2O5। ऑक्साइड अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है। जिस ऑक्साइड में भस्म की मात्रा या उसकी क्षमता अधिक हो जाती है वो भास्मिक होता है। यानी इसका सही आंसर है 27 का बी, Na2O। 28वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन लवण है? इसके 4 ऑप्शन थे। HCl ये तो लवण है नहीं, ये अम्ल है। NaOH ये भस्म है। KOH ये भी भस्म है। लेकिन NaCl इसका जो बी ऑप्शन था, NaCl सोडियम क्लोराइड, वो लवण है। यानी 28 का बी। 29वां क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है कैसा? तो सोडियम जो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, उसका जलीय विलयन, इसके ऑप्शंस आप देख लें, था उदासीन, क्षारीय, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय और बफर। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन हमेशा उदासीन होता है। इसका सही आंसर होगा 29 का ए, उदासीन। 30वां क्वेश्चन था, इनमें कौन एक अम्ल है? और इसके ऑप्शंस थे, 30वां ऑप्शंस थे Na2O, CaOH2, CuO, यानी, और चौथा था HNO3। HNO3 से आप अवगत होंगे। और HNO3 है क्या? कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। यानी इसका सही आंसर है 30 का डी, HNO3। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म, भस्म 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। हमने अभी आपको अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर से अवगत नहीं कराया है। जब मैं अवगत कराऊंगा आपको तो आप ये जान लेंगे कि प्रबल भस्म क्या होता है, दुर्बल भस्म क्या होता है। भस्म इतना जान लीजिए कि जो OH हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है जल में घुलकर, जो देता है, वो होता है भस्म। इसके ऑप्शन थे NH4OH, NaOH, MgOH2, CuOH2। तो 31वां का आंसर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 31 का बी। 32वां क्वेश्चन था, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? आप याद रखिएगा, pH मान जब 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता जाता है, और 7 से जब अधिक होता है तो भास्मिक यानी क्षारीय होता जाता है। 7 पर वह उदासीन होता है, शुद्ध जल, जैसे आप एग्जाम्पल में ले लें। तो इसका सही आंसर होगा 7। और इसके ऑप्शंस थे 5, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। चूंकि 7 इसमें है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 32 का डी, इनमें से कोई नहीं। 33वां क्वेश्चन था, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH क्या है? आप याद रखिएगा, जब नीला लिटमस लाल होता है तो इसका मतलब वो अम्लीय होता है, और अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है। इसमें जो 4 ऑप्शन थे वो थे 8, 10, 12 और 6। 3 ऑप्शन देखें तो वो 7 से अधिक थे, और एकमात्र ऑप्शन 6 जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो 7 से कम था। यानी 33 का डी, 6 होगा इसका सही आंसर। 34वां क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये एक आसान सा क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर है बी, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप समझ ही रहे होंगे, मूर्तियों को बनाने में, या जब हाथ पैर किसी का टूटता है, क्रैक होता है, तो शल्य चिकित्सा में भी उसका उपयोग होता है। 35वां क्वेश्चन था, चूना जल का pH मान क्या है? चूना जल, और चूना जल चूंकि क्षारीय होता है, भास्मिक होता है, इसका pH मान, इसका ऑप्शन आप सुन लें। ऑप्शन थे 7.4, 5.6, 11.0, 9.3। तो 35 का सही आंसर है सी, 11.0। 36वां क्वेश्चन था कि
विटामिन सी में कौन सी अम्ल पाई जाती है? और इसके ऑप्शन थे फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। आप याद रखें विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाई जाती है, यानी इसका सही आंसर है 36 का डी। 37वां क्वेश्चन था चुकंदर। चुकंदर लाल रंग का होता है, ये सलाद में भी कई बार इसका यूज होता है, ऐसे बहुत जगह पे इसका चीनी भी बनाया जाता है, क्यूबा जैसे देश में। चुकंदर क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? चुकंदर होता है नेचुरल लाल रंग का, लेकिन जब ये क्षारीय विलयन में जाता है तो किस रंग का हो जाता है? इसके ऑप्शन थे नीला, लाल, हरा, पीला। तो 37 का सही आंसर है डी, पीला। 38वां जो क्वेश्चन था हमारा वो था दूध से दही बनाने में कौन सी क्रिया होती है? 4 ऑप्शन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दूध से दही बनता है किण्वन की प्रक्रिया से, यानी इसका सही आंसर 38 का सी, किण्वन। हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? अमीबा जब पोषण करता है तो कौन सी उनमें से एक प्रक्रिया उनकी नहीं है? अंतर्ग्रहण भी होता है उनमें, पाचन भी होता है उनमें, बहिष्करण भी होता है, यानी ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। इसका जो चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, यही इसका सही आंसर है 39 का डी। 40वां क्वेश्चन था छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो आप ये याद रखिएगा कि चूंकि छोटी आंत एक ऐसा अंग है जहां हर तरह का पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे काइम, सक्कस, मल और चाइल। तो चाइल जो होता है वो छोटी आंत में पूर्ण होता है, यानी इसका सही आंसर है डी। 41वां क्वेश्चन था इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो आप याद रखें इसके ऑप्शन थे डिओडिनम, कोलन, जैजुनम और इलियम। तो आप याद रखें कि डिओडिनम भी होता है, जैजुनस भी होता है, इलियम भी होता है। एकमात्र ऑप्शन बी कोलन इसका भाग नहीं है, यानी इसका आंसर 41 का बी। 42वां क्वेश्चन था मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रैकिया श्वास नली, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसके ऑप्शन थे 11 सेमी, 18 सेमी, 25 सेमी और 35 सेमी। इसका सही आंसर है 11 सेमी, 42 का ए। 43वां क्वेश्चन था गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस के रूप में तो आप याद रखेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब गैस के रूप में नहीं पाए जाते हैं। एथिलीन जो है इसका चौथा ऑप्शन डी, वही गैस के रूप में पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर 43 का डी। दोस्तों आप इन सारे प्रश्नों पे ध्यान देंगे, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कभी ना कभी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम टाइम टू टाइम आपके बीच और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आते रहेंगे। 44वां क्वेश्चन है ऑक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है? और इसके ऑप्शन हैं जड़ में, दूसरा स्तंभ शीर्ष में, पत्तियों में और फल में। ऑक्सिन पौधों को बढ़ाने में सहायक होता है, यानी वो उसके स्तंभ शीर्ष में पाया जाता है। इसका सही आंसर 44 का बी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को धीमी करने में मदद करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीटिंग को कंट्रोलिंग और श्वसन गति की दर को धीमी करने में या गति की दर को नियंत्रित करता है? धीमी नहीं बल्कि उसको नियंत्रित करता है हायर और लोअर के संतुलन में जाने से। इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम और डाइनसेफ्लॉन। इसका सही आंसर है बी, मेडुला, 45 का बी।
46वां क्वेश्चन था, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर। इसके ऑप्शंस थे 80/120, 120/80, 160/100 और 100/160। आप याद रखेंगे कि बीपी का दर होता है 120/80, यानी 46 का आंसर है बी। 47वां जो क्वेश्चन नंबर 47 था, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना, यह कौन सा प्रक्रिया है। पहला है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय चक्र, द्विगुण परिवहन। तो आप याद रखेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल वो ब्लड जब पहुंचता है और निकलता है तो उस टाइम ये काम करता है, यानी उस टाइम इसका नामकरण किया जाता है जब फूलना और वहां से निकल करके इसका सिकुड़ना। लेकिन रक्त का भरना और फिर उसका बाहर निकलना जब एक साथ उस प्रोसेस को जाना जाता है तो वो होता है हृदय चक्र। इसका सेंस है 47 का सी। 48वां क्वेश्चन था, पौधों में परिवहन किस भाग में होता है। ऑप्शन था जड़, तना, पत्तियां और प्रत्येक भाग। आप ध्यान रखेंगे कि पौधों में परिवहन उसके प्रत्येक भाग में होता है। 48 का सही आंसर है डी। 49वां क्वेश्चन, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है। इसके ऑप्शंस थे कोशिका द्रव्य, पेशी कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया, यीस्ट। इसका सही ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 49 का सी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। 50वां क्वेश्चन साइंस का, उसके बाद आपके बीच अभिषेक सर आएंगे एसएसटी के 16 क्वेश्चन को लेकर। 50वां और लास्ट क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। और इसमें जो हमारे ऑप्शंस थे वो थे CO2 का, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का। इसका सही आंसर है 50 का सी, कार्बोहाइड्रेट का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न के आंसर आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और अब सोशल साइंस के क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं, अभिषेक सर। जी धन्यवाद सर। और एसएसटी का प्रश्न अब ये रहा आप लोगों के बीच में। 51वां क्वेश्चन है, 50 तो साइंस का ही था। 51वां क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, है ना। यंग इटली, है ना। आप कुछ भी याद रख सकते हैं, यंग का मतलब होता है जवान, है ना। तो याद करने के लिए जवान इटली के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, मेजनी, है ना। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। 51 का सी। 52वां, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था 1830 में, सेडॉन। ऑप्शन नंबर ए। 52वां का ऑप्शन नंबर ए। 53वां देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो बंगाल का विभाजन करने वाले थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी। ठीक है, बंगाल विभाजन के पीछे के कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण था। थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। बंगाल में चूंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, तिलक बाबू कहाँ के थे। तो ये लगभग जो भी बंगाल में व्यक्ति थे उस वक्त, है ना, 1905 के आसपास की बात कर रहे हैं, वो सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था आपके देश में, अंग्रेज इसी राष्ट्रवाद की भावना से डरे हुए थे कि जो बंगाल क्षेत्र था, यहाँ सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब होता है अपने स्वार्थ को किनारे करके देश के लिए सोचना, वही राष्ट्रवाद है। जब आप में से सारे व्यक्ति या आप में से कोई एक, आपका पूरा समूह अपने स्वार्थ को दरकिनार कर दे और देश के लिए एक होकर के सोचने लगे, वही भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का विकास चूंकि बंगाल में हुआ था, अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम के आधार पे, ताकि लोगों में वहां क्या आ जाए, फूट आ जाए। हिंदू मुस्लिम लड़ने लगेगा तो हमारा राष्ट्रवाद का जो भावना कम करने का सोच है वो हम कम कर देंगे। तो इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे वीडियो में। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन किसने किया, कर्जन बाबू ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 54। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी।
12 मार्च 1930 को ऑप्शन नंबर ए दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने करी थी? दांडी यात्रा आपके बापूजी ना, बापूजी सब बोलते हैं उनको, महात्मा गांधी जी, चश्मा लगा करके, है ना। दांडी यात्रा का महत्व क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का महत्व था नमक पे जो टैक्स लगाया था अंग्रेज, है ना, उसको तोड़ना। अब आप पे सबसे घर में सबसे ज्यादा यूजफुल चीज क्या है? एक नमक, पानी, यही ना दो चीज है। अब नमक पे टैक्स लगा दिया जाए, जो कि नमक का उत्पादन कहाँ होता है? समुद्र से होता है, खारे पानी से होता है। समुद्र है भारत में, भारत के किनारे में समुद्र है, समुद्र का हिस्सा आ रहा है भारत में, उस पर भी अंग्रेज ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने कहा कि गरीबों पे ये क्या है? सीधा प्रहार है कि आप नमक पे भी टैक्स लगाइएगा। जो व्यक्ति नमक पानी पी करके दिन भर रह सकता है, उसको भी अगर नमक पे टैक्स देना पड़े तो फिर किस लिए आप हुकूमत कर रहे हैं? तो उन्होंने नमक कानून का विरोध किया और दांडी यात्रा किया था। दांडी यात्रा का यहाँ पूछा गया कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला चलिए डिटेल से बातचीत करेंगे हम लोग जब सिलेबस में आएंगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। अब काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है? किसी को पता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है? कौ से काली, कौ से कपास, याद रहेगा। सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ कोई किसी का ज्यादा फसल होता है इस मिट्टी में तो वो है कपास। तो याद रहेगा ना, कौ से काली, कौ से कपास। अब देखिए काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है सबसे ज्यादा भारत में? अगर आप चढ़ते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ तो गुजरात है, गुजरात और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक। तो याद रखिएगा काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो इसका आंसर तो आपका हो गया रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। आइए नीचे क्वेश्चन नंबर 57। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आपका विकल्प है 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी या 20 केजी। और क्वेश्चन पूछा है 1 टन इस्पात बनाने में, क्या होगा ऑप्शन? 10 केजी। ऑप्शन नंबर बी। जो छूट गया देख लेते हैं। 56 का है, अच्छा ठीक है। 57 का रख लीजिएगा आंसर, 10 केजी। 56 नंबर का क्वेश्चन है किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड किस में मिलेंगे? लेटेराइड। आपका ऑप्शन विकल्प चला जाएगा बी, लोहे के ऑक्साइड। अब लोहे के ऑक्साइड किस में मिलेंगे? लोहे के ऑक्साइड, इधर भी लोहा, तो कहां चले जाएंगे? लेटेराइड, यानी लौ से लोहा, ले से लौ से लेटेराइड। तो लोहा का ऑक्साइड लेटेराइड चला गया ऑप्शन। 58 में चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? आपका विकल्प है 542, 544, 543, 543। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के निर्वाचन में 543 सीटें हैं। अब करने वाला दीजिए, अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग, है ना, 2 मिनट। उसके बाद जो फर्स्ट होंगे, प्रथम विजेता, उनको बुला करके कम से कम सम्मान दे दिया जाएगा, है ना। लोकसभा और एक नाम है राज्यसभा, ये दोनों आपके देश के संसद का हिस्सा है। आप ऐसा याद रखेंगे, आपके देश में केंद्र में जो विधि बनाने का घर है वो कहाँ है? नियम कानून कहाँ बनता है? देश की संसद में। और संसद के 2 घर हैं, यानी एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों इसी घर के अंदर में है, यानी 2 कमरे मान लीजिए। लोकसभा में कुल सीटें हैं 545, लेकिन जो चुनाव होता है आपके बीच में वो होता है 2 सीट कम करके, यानी 543। 2 सीट पे एनआरआई चुनाव करते हैं, एनआरआई का चुनाव होता है लोकसभा में। याद रखिएगा 543, है ना। ज़्यादा डीप से अंदर हम लोग क्लास में जब चलेंगे, चैप्टर में तब चलेंगे। याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा संसद का 2 कक्ष है, जिसमें लोकसभा में 545। अगर कुल सीटें पूछे तो, है ना, कुल सीटें अभी कितनी हैं? 545। अधिकतम पूछ दे तो 552। अधिकतम सीटें रखी गई है 552, लेकिन कुल सीटें अभी हैं वर्तमान में 545, जिसमें से चुनाव केवल 5, 4, 3 पर होता है, कि 2 एनआरआई नियुक्त करता है। अब ये सवाल उठता है कि एनआरआई होता कौन है जो 2 सीट पर चला जाता है? सीधा मनोनीत होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता है। आप 543 सीट पर चुन करके भेजते हैं। अब कैसे? लोकसभा में कौन जाता है? संसद जाता है।
आपका सांसद कौन है जमुई जिले का? कौन है सांसद महोदय आपके? हमारे चिराग पासवान भैया जी हैं ना। तो चिराग पासवान के चुनाव में हमने हिस्सा लिया था ना, जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे आपके घर वाले, तो हमने चुनाव करके भेजा था। ठीक है, तो 543 कुल सीटें 545, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 543। 59 नंबर, इनमें संगठनात्मक सरकार कहाँ नहीं है? संगठनात्मक सरकार कहाँ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी नहीं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, यहां संगठनात्मक सरकार नहीं है। वही संगठनात्मक दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिए संगठनात्मक का मतलब क्या है या संघात्मक क्या होता है, आप अपने यहां बताइए। भारत में संगठनात्मक व्यवस्था है, संघ की व्यवस्था है? बिल्कुल है। भारत क्या है? बहुत सारे राज्यों का क्या है? संघ है। आपका भारत कुछ नहीं है, अकेला कर दिया जाए भारत को, भारत क्या है? सिर्फ एक नाम है। भारत में है क्या? तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्यों से मिलकर के आपका क्या बना? भारत बना। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इसीलिए पूछा गया है। संघ का मतलब आप समझिए, बहुत सारे स्टेट जो मिल करके एक केंद्र की स्थापना करते हैं, उसी को कहा जाता है संघ। तो संघ वाली व्यवस्था कहाँ नहीं है? स्विट्जरलैंड में नहीं है। आपके यहाँ है, अमेरिका में भी है। अमेरिका भी सबसे ज्यादा संगठनात्मक व्यवस्था है। वहां 50 राज्य मिल करके क्या बनाता है? एक अमेरिका का निर्माण करता है। आगे बढ़िए। कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? 60 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, आपके बीच के सारे पदाधिकारी हैं। ग्राम सभा, मुखिया, प्रमुख और पंचायत समिति। हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो मुखिया के चुनाव होंगे ना, पंचायत सचिव है ना, तो चुनाव होंगे आपके यहाँ। मुखिया का चुनाव तो होगा, मुखिया के चुनाव में आप हिस्सा लीजिएगा। याद रखिएगा, जो प्रमुख होता है वो कहाँ बैठता है? गिद्धौर के ब्लॉक में, आपके प्रखंड के ब्लॉक में बैठता है। आप उसके चुनाव में सीधा सीधा हिस्सा नहीं लेते हैं। तो आपके जो हो जाएगा इस सवाल का जवाब, पंचायत का अंग नहीं है, प्रमुख हो जाएगा। क्योंकि प्रमुख पंचायत का अंग नहीं, बल्कि वो क्या? प्रखंड का अंग है। बातें क्लियर हुई? आपके पंचायत में प्रमुख नहीं होता है। प्रमुख अभी कौन है? गिद्धौर प्रखंड के कौन है? अभी शंभू केसरी गिद्धौर के हैं, तो वो है। उनके चुनाव में आपने भाग नहीं लिया था, आपके पेरेंट्स ने भाग नहीं लिया था, आपने सिर्फ पंचायत के चुनाव में भाग लिया था। यहां से जो चुन करके कैंडिडेट गए थे, उन्होंने उनका निर्वाचन किया। तो पंचायत का हिस्सा कौन नहीं हो जाएगा? जिसका आपने चुनाव नहीं किया, तो वो हो जाएंगे ब्लॉक अधिकारी, प्रमुख जो होते हैं आपके ब्लॉक के। अगला आइए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। सेवा, उद्योग, कृषि या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, आपके इकोनॉमिक में है ना, अर्थशास्त्र में देना, 3 सेक्टर हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहां से सवाल एक तो फिक्स रहेगा आपके सवाल, आपके एग्जाम में। प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, प्रथम क्षेत्र में जिससे मिट्टी वाला काम होता है, खास करके कृषि है ना, मजदूरी वगैरह जितना भी आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, यानी प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। और तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है हम जैसे शिक्षक जो आपकी सेवा में काम कर रहे हैं, यानी सेवा वाला क्षेत्र। अब सेवा वाला क्षेत्र में कौन कौन आएगा? एक टीचर आएंगे, एक डॉक्टर आएंगे, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। बैंकिंग कर्मचारी क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, सेवा वाले क्षेत्र आ जाएंगे आपके तीसरे सेक्टर में। और भारत को सबसे ज्यादा आमदनी अगर किसी सेक्टर से होती है, तो वो यही है, सेवा क्षेत्र। फिर ये है, फिर ये। आगे देखिए, इसका चलन बढ़ रहा है। 62वां नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश है। अब राष्ट्रीय आय यानी देश का इनकम बहुत अधिक होता है, वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। अभी इनमें से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि हम भारत हैं, आप अमेरिका हैं। आपका आमदनी जो पूरा देश का आपके पास होता है वो हमसे ज्यादा होता है, भारत से ज्यादा होता है। तो भारत से ज्यादा कौन विकसित देश है? अमेरिका है ना, पावरफुल भी है, विकसित भी है, पैसा वहां ज्यादा है भारत से। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय जिसका ज्यादा होगा, यानी नेशनल इनकम। एक व्यक्ति का इनकम होता है पर्सनल इनकम, लेकिन जब पूरे राष्ट्र की बात करें, पूरे देश की इनकम की बात करें, जिस देश का इनकम ज्यादा होगा वो देश क्या कहलाता है?
विकसित कहलाता है। तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा विकसित, है ना। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश क्या कहलाएगा, डेवलप देश कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। अगला 63वां नंबर, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा योजना आयोग अब चलन में नहीं है, अब उसके जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग। हमारे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग नाम की एक आयोग की स्थापना करी, जो लगभग इसी के फॉर्म में है, यही है, लेकिन नाम अलग कर दिया गया है ना, नाम में परिवर्तन चल ही रहा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन है, जब पढ़ेंगे योजना आयोग नीति आयोग में अंतर तो समझिएगा क्या अंतर है। इस सवाल का जवाब है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आइए 64वां नंबर, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, डॉलर, इंग्लैंड और पौंड। और डॉलर के सामने आपने ऑप्शन नहीं रखा सर, अच्छा इधर है। पहला ऑप्शन है भारत रुपया, देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, भारत के साथ दिया है रुपया, उसके बाद दिया है अमेरिका के साथ डॉलर। यानी क्या पूछ रहा है ये कि किस देश की मुद्रा का मिलान सही किया हुआ है। यानी भारत में रुपया है ना चल रहा है, अमेरिका में रुपया नहीं होता, अमेरिका में डॉलर होता है, यूएस डॉलर जो बोलते हैं, तो वो डॉलर सही है। इंग्लैंड में होता है पौंड या यूके बोल दीजिए ना, ये भी सही है। लेकिन रूस में क्या होता है, तो यहां दिया हुआ आपका ऑप्शन डॉलर, ये डॉलर गलत है, रूस के मुद्रा का नाम कुछ और है, डॉलर नहीं है। आपका यही विकल्प हो जाएगा, रूस का विकल्प गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी सुमेलित है, रूबल। हाँ आगे देखिए, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। 65वां नंबर क्वेश्चन, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सूखा। अब बताइए इनमें से कौन कम विनाशकारी है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ये 4, इसमें भूस्खलन जो होता है, भूस्खलन का मतलब जो मिट्टी का धसाव होता है ना, उसी को कहते हैं भूस्खलन। आते हैं नदियाँ में जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, भूस्खलन की स्थिति बन जाती है। नदियों में क्या होता है, मिट्टी धंसने लगती है ना, आप देखिएगा जहाँ पानी जमता है वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी धंसने लगती है। भूस्खलन दो तरह से होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, एक छोटा छोटा क्षेत्र में होता है। तो ये जो है बाकी जो आपका ऑप्शन दिया गया है, सुनामी, बाढ़ और सूखा, इससे कम विनाशकारी है, इसमें जान माल की क्षति बहुत कम होती है। लेकिन सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो सबसे ज्यादा विनाश होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 65 का ए। 66वीं देखिए और अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी जहां क्षेत्र भूकंप से ज्यादा संक्रमित है, जो एरिया सेंसिटिव है, वहां भवन का आकार, जब आप घर बनाइएगा तो आपका घर का आकार कैसा होगा, आयताकार, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप सोचिएगा घर बनाने का आकार आयताकार, पता चला इस तरह के पॉल बना दिए घर, तब तो एक के भूकंप में गिर जाएगा घर आपका। आपको घर बनाना है आयताकार। तो अब ऑप्शन आप लोग सारे मिल चुके हैं, आप लोगों के हैं ना, सारे सवाल खत्म हो गए हैं और मैथ के सवाल तो फिर बाद में कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा सवाल रहा आपका एसएसटी का। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और आप भी इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास जो आपके ग्राम पंचायत रतनपुर में संचालित हो रही है, तो यहाँ आइए और या तो व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। कुमार 132, सोनू कुमार 133, क्या सोनू कुमार, वहीं पे गूगल निकल रहा है। यहाँ भी कोई सोनू कुमार है क्या, लो दो सोनू यादव, सिम्मी 133, राजन कुमार, अच्छा वहीं का है 134, निशांत कुमार 134, कहना है ले, ठीक है। विनीता कुमारी 134, रोहित कुमार 134, कहना है रोहित कुमार, अच्छा ठीक है। गौरव पांडे गूगल लिखा है 134। कोई भगवान के पूजो ना होता है, शुक्र भगवान शुक्रवारी होता है ना। अमित कुमार विश्वकर्मा 134, नंबर अपना है 20 को बाद आया था। अंकित सिंह 135, प्रवीण कुमार, ये कौन प्रवीण है,
अच्छा वो तुम है, 100 में 35। कुंदन पांडे को गोल्डी, 100 में 35। लो दो तुम। सौरभ कुमार कौन है? 100 में 35। शिवानी कुमारी 100 में 35। गणेश की शिवानी कुमारी, ठीक लगा लो यही। मनीष कुमार कौन है? तू मेरे 100 में 36। अभी तक सब फेल है। संजना कुमारी, संजना कुमारी कौन है? तो 100 में 36। अमृता कुमारी 100 में 37। नीतीश कुमार 100 में 37। विशाल कुमार 100 में 38। कौन है विशाल कुमार? ये विशाल कुमार। टॉप 5 रिजल्ट और शर्त के मुताबिक क्लास के अंदर जो टॉप 3 में है उसको और 2 एग्जाम में टॉप 3 में आना है, उसका 1 महीना का फी माफ। और ये टॉप 5 रिजल्ट है, इसमें जो आज का टॉपर होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा अभिषेक भैया के द्वारा। और बाकी अपने रिजल्ट को सुने। अब टॉप 5 का 5वां स्थान अमनप्रीत राज, जोरदार ताली, 100 में 67। सचिन कुमार 100 में 72। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन और भी मेहनत करना है। सचिन कुमार उठ जाइए एक बार। टॉप 3 रिजल्ट, ठीक है बैठिए। बबलू कुमार 100 में 73। जोरदार ताली बबलू के लिए, उठ जाइए बबलू। कौन है बबलू? बढ़िया है आपका रिजल्ट, चलिए बैठ जाइए। श्रुति कुमारी 73 नंबर, 100 में 73। जोरदार ताली इनके लिए भी। और टॉपर इस एग्जाम का आशीष कुमार पांडे, जोरदार ताली, 100 में 77। वाह, आओ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और ये टॉप 3 जो हैं ये जगह बना लिए हैं, अगले बार इनको टॉप 3 में आना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा टॉप 3 में आने का, और प्रतियोगिता बनी रहनी चाहिए। ये पहला एग्जाम था आप लोग का, कोशिश कीजिए, बेहतर कर सकते हैं। अभिषेक भैया के द्वारा इनको प्राइज दिया जाएगा। इबला भी यही देगा। टीचर 9th का 100 में 77। हालांकि रिजल्ट तो उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन तुलना कर दे अगर आपसे, है ना, आप जो इधर फौज बैठे हुए हैं भीड़ों की, इनसे तुलना कर दे तो ये मार्क्स इनके लिए बहुत ज़्यादा काबिलियत वाला मार्क्स है। लीजिए, और ये रहा आपका सम्मान। ठीक है, पढ़ते रहिए और हमेशा इसी तरह टेस्ट में प्रथम लाने का प्रयास करिए। जिनका भी स्थान नीचे गया है, जो अंतिम है, मैं तो अंतिम से बोलना चाहूँगा रंजन आपसे कि अगर चोट लगी हो यहाँ तो दिखा देना अगले टेस्ट में कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, अन्यथा जाकर के कान में तेल दे करके सो जाइएगा, है ना। आपका रिजल्ट अभी तो फिलहाल बेहतर है, 2 और टेस्ट में लाइए, है ना। खैर फी तो छोटा सा चीज़ है ना, फी नहीं, आपको जिले में टॉप लाना है। आपको कोशिश करना है हर विद्यार्थी को 75 मार्क्स से ऊपर लाना है, 75% से ऊपर लाना है आपके बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में। इसके लिए 3 विधि हमने बता दी। एक तो राइटिंग स्किल पे काम करिए, जिनका राइटिंग खराब है 1 kg 2 kg 3 kg मंथ में कॉपी खत्म करिए राइटिंग लिख करके। राइटिंग वही लिखिए जो याद आपने किया है, जो मैथ से रिलेट है, जो SST के सिलेबस में, जो साइंस है, वही लिखिए। याद भी होगा, राइटिंग भी सुधरेगी, है ना। दूसरा, पढ़ने का घंटा बढ़ाइए। 24 घंटा में 6 घंटा सोइए, 5 घंटा काम भी कर लीजिए, 2 घंटा खा पी लीजिए, बाकी जितना घंटा पढ़ता है डाल दीजिए। समझ में आ रही है बातें। और तीसरा, रेगुलर बन के रहिए, है ना। शादी वादी इधर अभी 1 महीने 2 महीने जो होता है इसको टालिए। कोशिश करिए कि जो भी आपका अगला फंक्शन होगा फरवरी के बाद होगा। परीक्षा दीजिए, उसके बाद आप जितना फंक्शन करना अटेंड करिए, ठीक है। तो आप जाइए, बैठिए अपने स्थान पे। आप सभी का धन्यवाद और सर का भी दिल से धन्यवाद।